नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। देश में लगातार चौथे दिन नए कोरोना केस घटे। सोमवार को 2,52,774 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। यूपी सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों का प्रचार अभियान जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की जवाबदेही और आंतरिक सलाहकार शहजाद अकबर ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अप्रैल मई 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के बाद ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने लोगों के मन में दहशत पैदा कर दी थी। बीजेपी ने सवाल किया था कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की चोरी चुपके जारी की जाने वाली सूची को सार्वजनिक करें। इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देश में लगातार चौथे दिन कोरोना केस घटे हैं। सोमवार को 2,52,774 नए कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान 2.66 लाख ठीक भी हुए हैं और जबकि 407 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। पिछले दिन के मुकाबले नए संक्रमितों में करीब 53,000 की कमी आई है। देश में फिलहाल कुल एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 22.28 लाख है। रविवार को देश में 3,06,064 नए कोरोना संक्रमित मिले थे। इस दौरान 2.43 लाख लोग ठीक हुए जबकि 439 लोगों की मौत हुई थी। वहीं शनिवार को 3,33,533 नए कोरोना संक्रमित मिले थे। इससे एक दिन पहले शुक्रवार को 3.37 लाख संक्रमित मिले थे और गुरुवार को 3.47 लाख लोग संक्रमित मिले थे। इस बीच सरकार ने कहा है कि कोविड के रोजाना केस में 15 फरवरी के बाद गिरावट आने लगेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ राज्यों और मेट्रो सिटी में 15 फरवरी के बाद केस कम होंगे और संक्रमण में स्थिरता आने लगेगी। वैक्सीनेशन के चलते तीसरी लहर का असर काफी कम हो गया है। कर्नाटक में सोमवार को कोरोना के 46,426 नए मामले मिले हैं। 41,703 मरीजों ने कोरोना को मात दी है जबकि 32 कोरोना संक्रमितों की इस दौरान मौत भी हुई है। फिलहाल यहां इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 3.62 लाख है। पॉजिटिविटी रेट 22.78% से बढ़कर 32.95% हो गया है। इससे पहले रविवार को कोरोना के 50,210 नए केस सामने आए थे। 22,842 मरीजों ने कोरोना को मात दी थी जबकि 19 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई थी। अब तक राज्य में कुल 35.64 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। यूपी सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों का प्रचार अभियान जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद किया है। यह संवाद नमो ऐप के माध्यम से किया गया है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से जानकारी दी थी। भाजपा ने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जनवरी को 11 बजे देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में जहां 7 चरणों में ये मतदान होना है, वहीं मणिपुर में 2 चरणों में और उत्तराखंड, गोवा में, पंजाब में 1 चरण में मतदान होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ समय पहले नमो ऐप के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया था। निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी का पहला राजनीतिक कार्यक्रम था। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव की घोषणा करते हुए कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 31 जनवरी तक जनसभाओं और रोड शो पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की जवाबदेही और आंतरिक सलाहकार शहजाद अकबर ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विपक्ष ने कहा है कि शहजाद फर्जी भ्रष्टाचार के मामलों में विपक्ष को फंसाने में नाकाम रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया है। प्रधानमंत्री के सलाहकार शहजाद अकबर ने ट्वीट किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन सत्ताधारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के लिए काम करना जारी रखने की उन्होंने कसम भी खाई है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि पीटीआई के घोषणा पत्र के अनुसार पीएम इमरान के नेतृत्व में जवाबदेही की प्रक्रिया जारी रहेगी। मैं पार्टी से जुड़ा रहूंगा और कानूनी बिरादरी के सदस्य के रूप में योगदान देता रहूंगा। अकबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के शहनाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी जैसे विपक्षी नेताओं द्वारा कथित बड़े भ्रष्टाचार के संबंध में अपने लंबे दावों के कारण एक विवादास्पद व्यक्ति बने रहे हैं। पीएम इमरान खान के लगभग 3.5 साल के कार्यकाल में खान पर बढ़ती कीमतों के कारण सार्वजनिक समस्याओं को दूर करने के साथ साथ
भ्रष्ट राजनेताओं को दंडित करके बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार को ठीक करने के अपने वादों को पूरा करने का दबाव है। अकबर ने कहा है कि उन्होंने स्वेच्छा से पद छोड़ा है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि खान ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा है। पीटीआई के एक नेता के मुताबिक दरअसल प्रधानमंत्री शहजाद के काम से खुश नहीं थे और कुछ समय से उनके प्रतिस्थापन की तलाश कर रहे थे, जो कि इसी कारण उन्होंने ये इस्तीफा दिया। अप्रैल मई 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के बाद ब्लैक फंगस के मामलों ने लोगों के मन में दहशत पैदा कर दी थी। कोविड-19 महामारी से रिकवर होने के बाद कई लोग जो है ब्लैक फंगस के शिकार हुए थे। इस बीमारी के कारण कई लोगों की आंख और अन्य अंगों को नुकसान पहुंचा था और इसके कारण कई मौतें भी हुई थी। अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोरोना की तीसरी लहर में भी ब्लैक फंगस का डर बढ़ने लगा है। दरअसल ब्लैक फंगस एक ऐसी बीमारी है जो किसी बैक्टीरिया और वायरस से नहीं बल्कि एक विशेष प्रकार के फंगस की वजह से होती है। यह एक प्रकार का खतरनाक संक्रमण है जो कि बेहद घातक होता है। आंखों में जलन, चेहरे व नाक के आसपास जो है उसका रंग होता है जो त्वचा का वो काला हो जाता है। सिर में तेज दर्द होता है और चेहरे पर दोनों ओर एक तरफ सूजन आने के भी इसमें लक्षण है। ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों के अंधा होने, अंगों में खराबी और समय पर इलाज नहीं मिलने से मौत की भी आशंका रहती है। हाई ब्लड शुगर लेवल वाले और लंबे समय तक स्टेरॉइड पर रहने वाले कोविड रोगियों को ब्लैक फंगस का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा कमजोर इम्यूनिटी वाले रोगी वह व्यक्ति जिसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है वे लोग भी इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। हाल ही में मुंबई में कोरोना पॉजिटिव पाए गए 70 वर्षीय मरीज में 12 जनवरी को ब्लैक फंगस के लक्षण दिखने का पहला मामला सामने आया और इसके बाद उन्हें वॉक हार्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बीजेपी ने सवाल किया था कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की चोरी चुपके जारी की जाने वाली सूची को सार्वजनिक करें। इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने समाजवादी दंगाराज, गुंडाराज, भ्रष्टाराज और ब्रांड एम्बेसडरों की सूची जारी कर दी है। सपा के कई उम्मीदवार हैं, उन पर मुकदमों की भरमार है। आज की सूची तो बस झांकी है, पूरी पिक्चर अभी आना बाकी है। प्रदेश में डर और दहशत फैलने का इन्होंने आज ट्रेलर दिया है। इन्होंने दंगाई, लुटेरों, हत्यारों और बलात्कारी फ्रॉड के अलंकरण से अलंकृत हैं और डिप्टी सीएम ने कल लिस्ट आने के बाद कहा था कि आज बालिका दिवस है और इनकी सूची में बलात्कारी महिलाओं और बच्चियों के साथ अपराध, यौन हिंसा करने वाले लोगों के नाम भी शामिल है। इन्होंने बहन बेटियों को अपमानित करने वालों को टिकट देकर समाज विरोधी चेहरा दिखाया था। हिस्ट्री सीटर, गैंगस्टर, दंगाई, बलात्कारियों और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोगों के नाम जारी कर इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अपराधियों को टिकट देने में सपा की मजबूरी थी क्योंकि इनके दम पर ही ये प्रदेश में दंगाराज, गुंडाराज और भ्रष्टाचार का अपना मंसूबा पूरा कर सकते हैं और इनके दम पर ही 2012 में समाजवादी लूट योजना की नींव भी रखी गई थी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। देश में लगातार चौथे दिन नए कोरोना केस घटे। सोमवार को 2,52,774 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। यूपी सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों का प्रचार अभियान जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की जवाबदेही और आंतरिक सलाहकार शहजाद अकबर ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अप्रैल मई 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के बाद ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने लोगों के मन में दहशत पैदा कर दी थी। बीजेपी ने सवाल किया था कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की चोरी चुपके जारी की जाने वाली सूची को सार्वजनिक करें। इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम भूल गए रे हर बात, सपा तेरा राज नहीं भूले। हम भूल गए रे हर बात, सपा तेरा राज नहीं भूले। घोटालों की सरकार, घोटालों की सरकार को गुंडाराज नहीं भूले। हम भूल गए हर बात, सपा तेरा राज नहीं
के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 8 सहकारी बैंकों पर नियमानुकीय अनुपालन के में कर्मचारियों के लिए जुर्माना लगाया है। और आरबीआई हाल ही में फिलहाल ने कई बैंकों के ऊपर जरूरी दिशा निर्देशों के पालन नहीं करने की वजह से पेनाल्टी लगा चुका है और उसमें जो है कई कार्रवाई भी की जा चुकी है। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को जानकारी देते हुए कहा कि एसोसिएटिव कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सूरत व निदेशकों, रिश्तेदारों और संस्थानों जिसमें की रुचि रखते हैं को ऋण और अग्रिम और अपने ग्राहक को जानों पर मास्टर निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने कहा है कि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना 2014 के कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए वराछा सहकारी बैंक लिमिटेड सूरत पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मोगवीरा को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई पर केवाईसी मापदंडों से संबंधित कुछ दिशा निर्देशों का पालन न करने के लिए 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वसई जनता और सहकारी बैंक पालघर पर भी 2 लाख रुपए का मौद्रिक जो है जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा आरबीआई ने राजकोट पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक राजकोट पर निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों जिसमें कि वो रुचि रखते हैं को ऋण और अग्रिम के निर्देशों के उल्लंघन के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। भद्राद्री को ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर आरबीआई पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जम्मू और जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक जोधपुर पर प्रत्येक पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह पर मंडराते हुए आतंकी खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। विजय चौक से लेकर लाल किले तक परेड के रास्ते को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस पर जो है सुरक्षा की व्यवस्था के लिए 30,000 जवानों को तैनात किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 73वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर यानी कि आज शाम राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। गणतंत्र दिवस के खास मौके पर हर साल वीरता पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। इस बार भी इसका ऐलान कर दिया गया है। देश की सुरक्षा में अदम्य साहस का प्रदर्शन कर सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर वीरता पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जाता है। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर वीरता पुरस्कारों से जवानों को सम्मानित किया जाएगा। इसकी सूची मंगलवार को जारी की जा सकती है। और वीरता पुरस्कार के अलावा पद्म पुरस्कारों जिनमें कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक समारोह में से एक है, इसका भी ऐलान आज हो सकता है। ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा हर साल भारतीय नागरिकों को उनके असाधारण कार्यों के लिए प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत साल 1954 में की गई थी। पूर्व मीडिया कारोबारी इंद्राणी मुखर्जी ने सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत में हाथ से लिखे 8 पन्नों का आवेदन दाखिल किया है। अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोप में सजा काट रही इंद्राणी ने दावा किया है कि एक पूर्व महिला पुलिस अधिकारी आशा कोरके ने कश्मीर में शीना बोरा से मुलाकात की है। विशेष अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी के आवेदन को स्वीकार भी कर लिया है और सीबीआई को इस पर जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी को की जाएगी। पिछले महीने इंद्राणी मुखर्जी ने दावा किया था कि उनकी बेटी सीना जिंदा है और अर्जी में इंद्राणी मुखर्जी ने यह जानना चाहा कि क्या सीना बोरा के जीवित होने के उनके दावों का पता लगाने के लिए सीबीआई ने क्या कोई कदम उठाया है। इंद्राणी मुखर्जी ने आवेदन में बताया कि नवंबर 2021 में वायुपुला महिला जेल में उसने एक महिला मिली थी जिसने अपना परिचय पूर्व पुलिस निरीक्षक आशा कोरके के रूप में दिया था। कोरके को जबरन वसूली के रूप में गिरफ्तार किया गया था। अर्जी में कहा गया है कि कोरके ने कथित तौर पर मुखर्जी को बताया कि जून 2021 में वह श्रीनगर में ही थी जहां उनकी मुलाकात सीना बोरा जैसे दिखने वाली एक महिला से हुई थी। जब कोरके ने महिला से संपर्क किया और पूछा कि क्या वह शीना बोरा है तो महिला ने सकारात्मक जवाब दिया था। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के अलावा कई क्षेत्रीय दल भी मैदान में उतर रहे हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी भी गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में अपना भाग्य आजमा रही है, तो वहीं ममता बनर्जी की अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस भी गोवा जैसे राज्य में दमखम के साथ मैदान में उतर रही है। कांग्रेस पार्टी के कमजोर होने का फायदा उठाने के लिए दोनों ही पार्टियां बाकी राज्यों में भी सियासी दखल बढ़ाने की कोशिश कर रही है। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस कई राज्यों में अपनी सत्ता गंवा चुकी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश समेत दक्षिण भारत में कई राज्यों में पार्टी आज तीसरे और चौथे नंबर तक आ गई है। हिंदी पट्टी के राज्यों में जहां कांग्रेस की लड़ाई सीधे तौर पर भाजपा से है, तो वहीं पार्टी भीतरी गुटबाजी से भी लड़ती दिख रही है। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई ने
बताया कि राज्यों के विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए करो या मरो की तरह है। सभी राज्यों में कांग्रेस को फिलहाल अपने अस्तित्व के लिए जो है वो लड़ाई लड़नी पड़ रही है। सामान्य रूप से देखा जाए तो चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए हार या जीत का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन इन चुनाव में कांग्रेस को हार का दोहरा नुकसान भी हो सकता है। केरल में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण भयावह होता जा रहा है। राज्य में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। सोमवार को यहां 26,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए नियमों को और कड़ा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में हुई एक समीक्षा बैठक में राज्य में कई अन्य प्रतिबंध भी लागू किए गए हैं। नए नियमों के तहत अब लगातार 3 दिनों तक 40% से कम उपस्थिति वाले शैक्षणिक संस्थान 2 सप्ताह के लिए बंद रहेंगे। सीएमओ कार्यालय की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान के मुताबिक नए नियम मंगलवार से प्रभावी होंगे। राज्य सरकार ने संक्रमण के प्रसार के लिए जिलों को ए, बी और सी में वर्गीकृत किया है। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जिलों में नियमों में ढील दी गई है। यहाँ के लोग सार्वजनिक सभाओं व अन्य कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं, जबकि बी व सी श्रेणी के जिलों में ऐसी किसी भी सभा की अनुमति नहीं है। सी श्रेणी में आने वाले जिलों में सबसे अधिक व कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। यहाँ पिक्चर हॉल, थिएटर, स्विमिंग पूल, जिम को बंद रखा गया है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। देश में लगातार चौथे दिन नए कोरोना केस घटे। सोमवार को 2,52,774 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। यूपी सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों का प्रचार अभियान जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की जवाबदेही और आंतरिक सलाहकार शहजाद अकबर ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अप्रैल-मई 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के बाद ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने लोगों के मन में दहशत पैदा कर दी थी। बीजेपी ने सवाल किया था कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की चोरी चुपके जारी की जाने वाली सूची को सार्वजनिक करें। इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर सोमवार को हजारों की संख्या में छात्रों ने जमकर हंगामा किया है और छात्रों के प्रदर्शन के कारण कई ट्रेनों को डायवर्ट भी किया गया है तो कुछ को रद्द भी करना पड़ा है। दरअसल रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाते हुए हजारों की संख्या में परीक्षार्थी दोपहर करीब 3 बजे पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुंच गया और अप व डाउन ट्रैक को जाम कर दिया। शाम तक अफरा तफरी की स्थिति रही है। स्थिति को देखते हुए पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुंचे और छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब छात्र किसी भी बात सुनने को राजी नहीं हुए और हंगामा करते रहे तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। छात्रों ने आरोप लगाया है कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में जो बदलाव किया गया है वह सही नहीं है। छात्रों ने बताया कि फरवरी 2019 में उन्होंने फॉर्म भरा था। रेलवे की तरफ से सितंबर 2019 में परीक्षा लेने की भी बात कही गई थी, लेकिन तय समय पर परीक्षा नहीं हुई। तब डिपार्टमेंटल ने दिसंबर 2021 में आश्वस्त किया कि सीबीटी की परीक्षा 23 फरवरी 2022 से शुरू होगी। अब अचानक रेलवे ने सोमवार को नोटिस जारी कर कहा है कि ग्रुप डी की परीक्षा एक नहीं बल्कि 2 एग्जाम के तहत ली जाएगी। छात्रों ने कहा कि यह फैसला छात्रों के हित में नहीं है। उनका कहना है कि छात्रों एक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब इस फैसले से उन्हें परेशानी झेलनी पड़ेगी। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि एग्जाम में पहले से ही देरी हो गई है और अब ऐसे में 2 परीक्षा आयोजित होने में 2-3 साल का और समय लग जाएगा। दिल्ली सहित देश के 4 बड़े महानगरों में कोरोना लहर का पीक निकल गया है, जबकि कुछ इलाकों में संक्रमण अभी भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में देश के स्वास्थ्य विशेषज्ञ जन स्वास्थ्य के लिहाज से इस उतार चढ़ाव का शुभ संकेत नहीं मान रहे हैं। इनका कहना है कि जितने लंबे समय तक लहर टिकेगी
इसकी वापसी की आशंका उतना ही कम होगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जयदेवन ने कहा है कि सरकारी दावे और आंकड़ों के आधार पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर देखें तो संक्रमण में जल्द ठहराव आना सही नहीं है। अगर लंबे समय तक लहर टिकती है तो वह आबादी के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लेकर उनमें प्रतिरक्षा विकसित करती है। ऐसा होने के बाद फिर से उस लहर का आना मुश्किल हो जाता है। अगर दोबारा से संक्रमण के मामले बढ़ते भी हैं तो पहले जैसा उनका असर नहीं रहने की संभावना अधिक रहती है। वर्तमान स्थिति इससे बिल्कुल अलग है। डॉक्टर जयदेवन का कहना है कि अभी जितनी तेजी से लहर बढ़ती है उतनी ही तेजी से गिरावट भी आ रही है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के इसके सबसे बड़े उदाहरण है। यहाँ फिर से नई लहर आने की आशंका भी बढ़ रही है, क्योंकि कोविड सतर्कता नियमों को लेकर जमीनी स्तर पर लापरवाही भी काफी देखने को मिल रही है। देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र 2022-23 से स्नातक प्रोग्राम में दाखिला संयुक्त प्रवेश परीक्षा की मेरिट से होना है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। दरअसल दोनों विश्वविद्यालय खुद को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान मानते हैं, लेकिन सरकार नहीं। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रबंधन ने फैसला लिया है कि वह आगामी सत्र यानी कि 2022-23 में स्नातक प्रोग्राम की दाखिला प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं करेगा और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 2021 सत्र से सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रोग्राम में दाखिले संयुक्त प्रवेश परीक्षा से करवाने का फैसला लिया था। इसका मकसद दिल्ली यूनिवर्सिटी की 100% कट ऑफ से निजात, सभी छात्रों को बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के समान अवसर देना और एक आवेदन पत्र से दाखिला होने से अभिभावकों को आर्थिक फायदा देना आदि शामिल था। शिक्षा मंत्रालय ने इसकी जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सौंपी हुई है। इसी बीच 2020 में वैश्विक महामारी कोरोना के चलते शैक्षणिक सत्र 2021-22 में संयुक्त प्रवेश परीक्षा में स्नातक प्रोग्राम में दाखिला प्रक्रिया की योजना शुरू नहीं हो पाई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों को तैयारी और अपनी एकेडमिक और एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग में प्रस्ताव लाने समेत मंजूरी को लेकर पत्र भी लिखा था। इसके आधार पर अधिकतर केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 में स्नातक प्रोग्राम में दाखिले संयुक्त प्रवेश परीक्षा से करवाने की घोषणा भी कर दी थी, क्योंकि पहले चरण में संयुक्त प्रवेश परीक्षा में स्नातक में दाखिले की शुरुआत केंद्रीय विश्वविद्यालय से होनी थी। इसके बाद राज्य समेत अन्य विश्वविद्यालय इस प्रक्रिया से जुड़ गए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि वह देश की 5,789 संस्थाओं के FCRA पंजीकरण को रद्द करने संबंधी केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका की सुनवाई मंगलवार को करेगा। किसी भी NGO को विदेश से चंदा हासिल करने के लिए FCRA पंजीकरण अनिवार्य है और केंद्र के इस फैसले के कारण ये संस्थाएं विदेश से चंदा और मदद हासिल नहीं कर पा रही हैं। अमेरिकी NGO ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के संस्थापक डॉक्टर के पॉल द्वारा याचिका की सुनवाई के लिए जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस CT रवि कुमार की पीठ ने अनुरोध किया था कि जस्टिस खानविलकर ने सोमवार को कहा कि आज हम 2 न्यायाधीशों की पीठ में बैठे हैं। मंगलवार को 3 न्यायाधीशों की पीठ बैठेगी। तीनों सदस्यीय पीठ मामले की सुनवाई भी करेगी। दिल्ली समेत पूरे उत्तर और मध्य भारत में लोगों को अगले 5 दिनों तक ठंड की ठिठुरन से निजात नहीं मिलेगी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली में 26 जनवरी के बाद तेज शीतलहर चलने का अनुमान है। IMD के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जेनामणि ने कहा है कि बारिश के आसार तो नहीं है, मगर सर्द हवाओं का दौर अभी चलता रहेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में अब 2 फरवरी तक बारिश की कोई भी संभावना नहीं है और पश्चिमी विक्षोभ आगे पूर्व की ओर बढ़ गया है। मौसम विभाग के बयान के मुताबिक दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान अगले 5 दिनों तक तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट यहां दर्ज की जा सकती है। 25 और 26 जनवरी को पूर्वी भारत में सुबह और रात के समय हल्की से मध्यम धुंध रहेगी। वहीं 28 से 30 जनवरी के बीच तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश भी दर्ज की जा सकती है। मैदानी इलाकों में सोमवार को सबसे कम तापमान सीकर में यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस यहां दर्ज किया गया है। राजधानी में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता खत्म होने के बाद अब कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री 14.8 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया, जिसे सर्द दिन रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक येलो अलर्ट जारी करते हुए सर्द दिन रहने की भी संभावना जताई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।
देश में लगातार चौथे दिन नए कोरोना केस घटे। सोमवार को 2,52,774 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। यूपी सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों का प्रचार अभियान जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की जवाबदेही और आंतरिक सलाहकार शहजाद अकबर ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अप्रैल-मई 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के बाद ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने लोगों के मन में दहशत पैदा कर दी थी। बीजेपी ने सवाल किया था कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की चोरी चुपके जारी की जाने वाली सूची को सार्वजनिक करें। इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।